हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीवीएफ की वेब सीरीज एस्पिरेंट के सीजन 2 का एक्सप्लेन करेंगे। सीजन 1 आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजन 2 को देखने से पहले सीजन 1 की कहानी जाननी जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है वहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सीजन 2 में दिखाया गया है कि अभिलाष रामपुर का डीएम बन गया है और उसके सापेक्ष एक और कहानी चलती है। जब अभिलाष चौथा अटेम्प्ट देने के बाद घर वापस चला गया था और उसको जब 5वें अटेम्प्ट का पता चला था तो वह वापस आया था, तैयारी किया था। तो उसी 5वें अटेम्प्ट की तैयारी की कहानी है। ये दोनों कहानियाँ आपस में एक साथ चलती रहती हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। राजेंद्र नगर में गुरी एसके के पास आता है और बताता है कि अभिलाष वापस आ गया है। एसके को विश्वास नहीं होता कि अगर अभिलाष वापस आता तो हम लोगों से ज़रूर मिलता, लेकिन वह मिलने नहीं आया था। ये दोनों भी कहते हैं कि अगर वह नहीं मिलने आया तो हम लोग क्यों मिलने जाएं। दूसरी कहानी में अभिलाष रामपुर का डीएम है और उसने सभी लोगों की मीटिंग बुलाई हुई है और जिले में जो भी काम है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। एक कंपनी जिसका नाम रेड जायंट डिस्टिलरी है, उसके वर्कर सैलरी के इंक्रीमेंट और ढेर सारी चीज़ों के लिए धरना दे रहे हैं। तभी वहाँ पर आते हैं एएलसी रामपुर और ये हैं संदीप ओहलान, यानी कि संदीप भैया। ये मजदूरों को आश्वासन देते हैं कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद जाकर डीएम अभिलाष से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं कि कंपनी का मालिक कितने अत्याचार कर रहा है मजदूरों पर। अभिलाष कहता है कि आप यहाँ के एएलसी हैं, आप इसको संभालिए, जो भी दिक्कत आइएगा तो हमको बताइएगा। इधर पास्ट में अभिलाष 5वें अटेम्प्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से करना चाहता है, दोस्ती यारी को निभाना नहीं चाहता। उसके साथ बस उसका जूनियर सुंदर है। एक दिन ये दोनों बैठे चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की जिसका नाम दीपा है। उसको पढ़ने में दिक्कत होती है तो वह टोकती है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। प्रेजेंट में सभी लोग एक दिन मिलते हैं। गुरी का अपना जूते का बिजनेस है और वह टेंडर वगैरह भी लेने लगा है। एसके अपनी कोचिंग ही पढ़ाता है, लेकिन अब वह गुरी के साथ मिलकर अपना खुद का कोचिंग खोलने वाला है। और धैर्या गुरी के साथ एक एनजीओ में काम करती है। धैर्या का आईआरएस में क्लियर हो गया था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। यह बात जब अभिलाष को पता चलती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। हालांकि ये लोग बहुत दिन बाद मिल रहे थे तो काफ़ी खुश थे। इधर पास्ट में अभिलाष वालिया अंकल के यहाँ रहता था और उसके बगल में ही इत्तेफाक से दीपा भी रहती थी। दीपा फ़ोन पर बात करके रो रही थी तो अभिलाष उसको सांत्वना देता है और कहता है कि अकेले नहीं रहना चाहिए और वह उसको अपनी टीम में ले लेता है। दीपा ने उसको यह भी बताया कि राधा राजेश नामक की एक फेमस टीचर की एक सीट खाली है, तो वह वहाँ पहुँच जाता है और मैम से रिक्वेस्ट करता है क्लास में आने के लिए। तो मैम तो मना करती हैं, लेकिन उसके बात करने के तरीके से उसको बुला लेती हैं और वह क्लास करना शुरू कर देता है। प्रेजेंट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक इन्वेस्टर का मीटअप रखा गया है, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग के बढ़ावे पर जोर दे रहा है, जिससे कि ईंधन भी कम लगेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी। उसी पब्लिक में से एक मालिक जिसका नाम दयानंद जोशी था, जो रेड जायंट डिस्टिलरी का मालिक था, उसने कहा कि सरकार हमारी कंपनियों पर बैन लगा रही है, हमको आज़ादी नहीं दे रही है। अभिलाष ने सबको सांत्वना दी कि आगे से ऐसा नहीं होगा और इस पर ध्यान दिया जाएगा। अखबारों में भी यह सारी बातें छप जाती हैं, तो वह परेशान होकर एएलसी को बुलाते हैं और उनसे मजदूरों को धरना खत्म करवाने के लिए कहते हैं। तो एएलसी कहते हैं कि इसमें मालिकों की चाल है और इस खतरे में भी आप न पड़ें। इधर पास्ट में दीपा और अभिलाष काफी घुल मिल गए हैं और एक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। क्लास में राधा राजेश बता रही हैं कि आपको 50% नोट्स और 50% सीरीज पर ध्यान देना चाहिए। इससे अभिलाष को दिक्कत होती है और वह उनके ऑफिस में जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि 80% नोट्स और 20% टेस्ट सीरीज होना चाहिए, क्योंकि उसका 5वां अटेम्प्ट है और वह रिस्क नहीं लेना चाहता है। राधा मैडम कहती हैं कि तुमको मेरे ही हिसाब से पढ़ना होगा, नहीं तो कोचिंग छोड़ के जा सकते हो, और उसने कोचिंग छोड़ दी। इधर रेड जायंट का मालिक एक मंत्री से सिफारिश करवाता है डीएम को, लेकिन इससे अभिलाष को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वह जवाब देकर चला आता है। लेकिन संदीप से चर्चा करता है तो संदीप कहता है कि इन सब से बच के रहना होगा। इधर गुरी को बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो रहा था और उसके टेंडर पास नहीं हो रहे थे और उसका लोन बढ़ता जा रहा था। अब उसके पास एक ऑप्शन था रामपुर के टेंडर का, लेकिन वह थोड़ा सा संकोच में था डीएम अभिलाष की वजह से, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि वह दोस्त का फेवर ले रहा है। एसके के भी कोचिंग मालिक ने उससे कहा कि अगर अभिलाष तुम्हारा दोस्त है तो उसको एक दिन मोटिवेशन के लिए बुला लो। एसके उनकी बातों को मना नहीं कर सका और हामी भर के चला आता है। इधर कमेटी की मीटिंग में चर्चा होती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने के लिए मालिकों के प्रति थोड़ा सा नरमी करनी पड़ेगी और उनके फेवर में आना होगा, जिससे कि काम
काम आगे बढ़ाया जा सके। धैर्य को भी अपने अच्छे कामों की वजह से यूके भेजा जा रहा था और वह बहुत खुश थी। इधर पास्ट में गुरी को एक दिन अभिलाष मिलता है, लेकिन बिना बोले ही चला जाता है। तो गुरी एसके के पास आकर बताता है कभी कभी ये लोग भी मिलने का ट्राई करते थे, कभी अभिलाष भी मिलने का ट्राई करता था, लेकिन बीच में ये लोग रुक जाते थे। इधर दीपा को भी अभिलाष से बातें करना अच्छा लगने लगा है और वह उससे ढेर सारी बातें करती है। चाहे कोई डाउट्स क्लियर करने हो या दोस्ती यारी की बातें, उसे अभिलाष का साथ पसंद था। प्रेजेंट में गुरी टेंडर का फेवर लेने के लिए और एसके उसको अपने कोचिंग में बुलाने के लिए अभिलाष को बुलाते हैं। अभिलाष आता है, लेकिन उसको कोई काम पड़ जाता है और बात नहीं हो पाती और वह वहाँ से चला जाता है और ये दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि फ़ोन पर कह दिया जाएगा। अभिलाष वहाँ से जल्दी से इसलिए आया था कि उसको पता चला कि कंपनी वाले मजदूरों ने दंगा कर दिया है। उसके सीनियर उसको आगे की कार्रवाई के लिए पूछते हैं, तो वह जल्द से जल्द मामला को समाप्त करने के लिए कहता है। अभिलाष की एसके से फ़ोन पर बात होती है तो वह उसको कोचिंग में आने के लिए मना लेता है और वह जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अभिलाष एएलसी से दंगे का कारण पूछता है तो वह कहता है कि मजदूर अड़े रहेंगे। इससे अभिलाष गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी और छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े नहीं हो सकते थे, और खुद ही वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी को शांत कराता है। उसके बाद कंपनी के मालिक के पास जाता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी में एथेनॉल का और भी प्रोडक्टिविटी करिए, जिससे कि और ज़्यादा विकास हो सके। और रही बात दंगों की और मजदूरों की, तो उसको वह ठीक कर देगा। उसके बाद वह संदीप को अपने घर पर बुलाता है और दंगों को किसी भी तरीके से ख़त्म करने के लिए कहता है। लेकिन संदीप कहता है कि मजदूरों के हितों की बात है, जब तक कंपनी में हित नहीं मानेगी तब तक मजदूर नहीं हटेंगे। काम न बंदा देखकर अभिलाष वहाँ खुद पहुँच जाता है और मजदूरों को जवाब देना शुरू करता है और सभी को डराता भी है और ये लोग मान जाते हैं। इधर पास्ट में मेंस के एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तभी एसके के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उसको तत्काल में वापस जाना था, लेकिन धैर्य उसको किसी तरीके से रोकती है कि मेंस देना ज़रूरी है। अभिलाष को भी उसी टाइम बुखार आ जाता है और उसको बहुत दिक्कत होती है परीक्षा देने में। वह हॉस्पिटल में भी एडमिट था, लेकिन वहाँ भी पढ़ता था और किसी तरीके से एग्ज़ाम देने जाता था। एक दिन गुरी और एसके जा रहे थे तो रास्ते में अभिलाष मिल जाता है, तो अभिलाष मिलने का बहाना बनाता है, लेकिन एसके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम 1 साल से यहाँ पर हो लेकिन हम लोगों से मिल नहीं सकते थे, और वह बहुत चिल्लाता है। इधर प्रेजेंट में अभिलाष एक्शन के मोड में आ जाता है और वह संदीप पर इंक्वायरी बिठाने के लिए कहता है, क्योंकि संदीप ने ठीक से काम नहीं किया था, इसीलिए दंगे हुए थे और उसकी प्रमोशन भी रुकवा दी। लेकिन इससे वह काफ़ी परेशान हो गया था और उसी टाइम एसके का फ़ोन आ रहा था, क्योंकि उसने वादा किया था कोचिंग में स्पीच देने के लिए और वह वहाँ पर नहीं जाता है। एसके बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने सारे इंतजाम कर दिए थे और सबके बीच में उसे जलील होना पड़ता है। इधर इंक्वायरी का लेटर पाकर संदीप हक्का बक्का रह जाता है। वह डीएम को फ़ोन करता है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो उनके ऑफिस में पहुंचता है, एक कारण पूछता है तो डीएम बताते हैं कि आपके कारण सब कुछ हुआ है और इंक्वायरी होगी। इधर पास्ट में एक कोचिंग में मॉक पेपर देने के लिए अभिलाष अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पर वह धैर्य को देखता है, लेकिन उससे आंखें नहीं मिला पाता और वहाँ से भाग जाता है। इधर प्रेजेंट में धैर्य गुरी को रामपुर वाला टेंडर भरने के लिए कहती है। संदीप भैया एसके से मिलने जाते हैं और पूरी आप बीती सुनाते हैं, तो एसके कहता है कि वह अभी मेरे कोचिंग में नहीं आया, लेकिन वह हमारा दोस्त है, हमारा अहित नहीं करेगा और उसको एक बार मीटिंग में बुलाएंगे, वह आएगा तो सभी चीज़ें क्लियर कर लिया जाएगा। एक केस को अभिलाष देख रहा था तो अचानक से उसको गुरी वाला टेंडर दिख जाता है और वह गुरी को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो गुरी कहता है कि वह तुम्हारा फेवर नहीं लेना चाहता था, लेकिन अभिलाष कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। इधर प्रेजेंट में अभिलाष एक मॉक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे। अभिलाष सभी का जवाब अच्छे से दे रहा था। उसी में राधा राजेश ने एक प्रश्न पूछा कि अगर दंगा हो रहा हो और उसमें तुम्हारे दोस्त फंसे हो तो पहले किसको बचाओगे। तो वह तुरंत जनता के बारे में कहता है। तो राधा राजेश कहती हैं कि तुमने अपने दोस्तों के बारे में सोचा तक नहीं, तुम्हें अपनी इस क्वालिटी में सुधार करना चाहिए। दीपा ने भी अभिलाष को अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अभिलाष ने उसको तुरंत मना कर दिया, कहा कि राजेंद्र नगर के प्यार टिकते नहीं हैं और यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उसकी बातों से दीपा उदास हो गई थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। प्रेजेंट में एक दिन सभी लोग फिर से मिलते हैं और गुरी अभिलाष की तरफ हो गया था, क्योंकि अभिलाष ने उसका काम कराया था। इसी बीच अभिलाष के गर्लफ्रेंड की बात हुई तो अभिलाष ने परिचय कराया दीपा से, जो कि दीपा अभी एएसपी हो गई थी और अभिलाष की खास दोस्त बन गई थी। तभी वहाँ पर संदीप भैया आ जाते हैं। अभिलाष अचानक से अवाक रह जाता है कि ये कैसे आ गए।
एसके ने कहा कि मैंने ही बुलाया है, तुम दोनों अपना मामला शांत कर लो बात करके। संदीप ने कहा कि आपने मेरी प्रमोशन रुकवा दी, मेरी इंक्वायरी बिठवा दी, आपको पता नहीं मैंने इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत की थी, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभिलाष ने कहा कि आपने अपनी नौकरी का मिसयूज किया है। इन दोनों के बीच बात बढ़ने लगी, लोगों ने बीच बचाव भी किया लेकिन कुछ खास मकसद नहीं निकल पाया। आखिर में नई फैक्ट्री डालने के लिए सभी मजदूरों को विस्थापित कर दिया गया। गुरी और एसके में भी थोड़ी खटपट हो गई थी क्योंकि अब गुरी अभिलाष का फेवर लेने लगा था, लेकिन एसके ऐसा नहीं था। पास्ट में जब अभिलाष इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो उसने लाइन में धैर्या को भी देखा था, लेकिन वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वह बीच में एक बार उठा था उससे बात करने के लिए, लेकिन तब तक धैर्या का नंबर आ गया था और वह इंटरव्यू देने चली गई थी। गुरी और धैर्या उससे मिलने आए थे तो यही सब बातें चल रही थी कि गुरी कितना खुश नसीब है जो उसको तुम जैसी वाइफ मिली। तो धैर्या ने कहा कि गुरी रिश्तों की कदर करना जानता था, अपने दोस्तों के साथ रहना जानता था, उनके साथ खड़ा होना चाहता था और इसीलिए आज वो उसके साथ है और खुश भी है। यह सब सुनकर अभिलाष थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वापस जाते हुए गुरी ने कहा कि जो मामला संदीप के साथ चल रहा है उसको सॉल्व कर दो। तो अभिलाष ने कहा कि जो कार्रवाई चल रही है वो तो होगी ही, लेकिन मैं मामले को शांत करना चाहता हूँ। अभिलाष को भी दीपा से लगाव हो गया था, वह उसके पास जाकर उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दीपा कहती है कि उसको और टाइम चाहिए और वह वहाँ से चली जाती है। बायोफ्यूल कंपनी का उद्घाटन कर दिया जाता है और वहाँ पर एक सभा बुलाई जाती है और डीएम भाषण देते हैं कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी उन्नति होगी रामपुर की, उसके अलावा रोजगार भी ढेर सारे मिलेंगे और सभी लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। एक तरह से पूरा सुखद अंत हुआ था। अब सीनियर अभिलाष से पूछते हैं कि एएलसी का क्या किया जाए। तो अभिलाष कहता है कि संदीप अच्छे आदमी हैं, काम करने में अच्छे हैं, उनको एक बार फिर से लबसना भेजकर थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके बाद फिर से उनको काम पे चालू कर देना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन संदीप से यही बात कहता है और आखिर में कुछ कहने के लिए कहता है तो संदीप कहते हैं कि वह डीएम पर इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पक्षपात किया है, अपने दोस्तों को उनके कामों में फेवर किया है। वो कमेटी तो उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से उनको जाना पड़ता है। इधर पास्ट में अभिलाष का IRS क्लियर हो जाता है और वह राधा मैम के पास आता है और वह कहता है कि आपने मॉक इंटरव्यू में मुझसे कठिन सवाल क्यों पूछे थे। तो मैम कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, तुम्हारे चरित्र को निखारने के लिए ही ये सब किया गया था और आशा है कि तुम इन सब से उबर पाओगे। अभिलाष का IRS में हो गया था लेकिन उसकी नज़रें थी IS की तरफ। इधर प्रेजेंट में अभिलाष के पास एक नोटिस आता है और वह उसके ऊपर इंक्वायरी का नोटिस था, यह संदीप ने भिजवाया था, यह कहकर कि उसने अपने दोस्तों का फेवर किया है और अपना काम ढंग से नहीं किया है। संदीप भैया भी ये पूरी तरीके से लड़ाई के मोड में आ गए थे और यहीं पर यह सीज़न ख़त्म हो जाता है। इसका तीसरा सीज़न भी आएगा जल्द ही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।